हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस आर्ट को। तो दोस्तों आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू सॉल्व करेंगे भूगोल यानी ज्योग्राफी के, ठीक है, जो ऑफिशियल मॉडल पेपर यानी मॉडल सेट से लिया गया है। इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट सेट को कवर किया था, तो आज हम लोग सेकंड सेट को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड सेट का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित प्रवास धाराओं में प्रमुख है, यानी इज द मेन स्ट्रीम ऑफ इंटरनल माइग्रेशन इन इंडिया। सबसे पहले आपको यह समझना है कि प्रवास यानी माइग्रेशन किसको कहते हैं। माइग्रेशन का मतलब होता है व्यक्ति एक जगह से दूसरे जगह जाना, या फिर व्यक्ति का एक जगह से दूसरे जगह जाना अपने आवश्यकता के अनुसार, उसी को कहते हैं प्रवास यानी माइग्रेशन। तो भारत में जो किसी भी देश में जो माइग्रेशन होता है, प्रवास जो होता है, वो दो प्रकार का होता है। एक होता है इंटरनल माइग्रेशन यानी अंतः प्रवास, एक होता है बाह्य प्रवास यानी एक्सटर्नल माइग्रेशन। इंटरनल माइग्रेशन का मतलब होता है जब व्यक्ति देश के अंदर ही एक जगह से दूसरे जगह जाता है, उसको कहते हैं इंटरनल माइग्रेशन यानी अंतः प्रवास। अगर देश से बाहर जाता है तो उसको कहते हैं एक्सटर्नल माइग्रेशन यानी बाह्य प्रवास, ठीक है। तो ये आपको पूछ रहा है कि भारत में निम्नलिखित प्रवास धाराओं में प्रमुख है, ग्रामीण से ग्रामीण, या फिर ग्रामीण से नगरीय, या फिर नगरीय से ग्रामीण, या फिर नगरीय से नगरीय। तो ये हो जाएगा ग्रामीण से नगरीय। कहने का मतलब ये हुआ कि भारत में जो ग्रामीण लोग होते हैं ना, वो मजदूरी करने के लिए या फिर काम करने के लिए कहां जाते हैं, नगर की ओर जाते हैं। तो ये सबसे ज्यादा प्रचलित है। तो भारत में निम्नलिखित प्रवास धाराओं में प्रमुख है यानी फेमस है, तो ग्रामीण से नगरीय यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होता है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। आगे डील करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। कह रहा है कि फूल के कृषि को डैश कहते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ फ्लावर्स कल्टीवेशन इज नॉन एज, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं आपको पता है कि सेरीकल्चर, या फिर ऑप्शन में दिया है एपीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा फ्लोरिकल्चर। सेरीकल्चर में क्या होता है, सेरीकल्चर में रेशम कीट का उत्पादन होता है, और जो एपीकल्चर होता है उसमें तो मधुमक्खी का उत्पादन होता है। तो इस तरह से फ्लोरी जो कल्चर है, फ्लोरिकल्चर में फूल की कृषि की जाती है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। सिंपल क्वेश्चन है। सेट का क्वेश्चन काफी यूनिक क्वेश्चन होता है। आपको पता है कि मॉडल सेट में वही सारे क्वेश्चन सेलेक्ट होते हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं, या फिर जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए होते हैं, ठीक है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित नगरों में कौन सा नगर नदी के तट पर स्थित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स इज नॉट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। आगरा, पटना, भोपाल, या फिर कोलकाता। तो क्या हो जाएगा भोपाल, यानी भोपाल जो है वह नदी के किनारे बसे हुए नहीं है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा कि दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के क्षेत्र को कहते हैं द टेम्परेट ग्रासलैंड, यानी द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ साउथ अमेरिका कॉल्ड। क्या कहते हैं उसको, प्रेरिज कहते हैं, फिर पंपाज कहते हैं, फिर डाउन्स कहते हैं, फिर स्टेपिज कहते हैं। तो इसको जो कहा जाता है ना, पंपाज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पंपाज कहा जाता है इसको। और ये जो है ना दक्षिण अमेरिका में इसको वर्ल्ड के नाम से जाने जाता है। इसी को क्या नाम से जाने जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका में, अमेरिका नहीं, दक्षिण अफ्रीका में वर्ल्ड के नाम से जाने जाते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादन जो देश है, उत्पादक देश, यानी वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर कंट्री कौन सा है, भारत, या फिर मिस्र, या फिर चाइना, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए। तो ये जो है ये हो जाएगा चाइना, यानी चाइना जो है विश्व का सबसे अधिक उत्पादक यानी कपास उत्पादक देश है। यानी रेशम मार्ग चाइना के मतलब से ही खुला, एक तरह से खुला था ना। रेशम मार्ग के द्वारा क्या किया जाता था कि चाइना से कपास का उत्पादन किया जाता था, और यानी रेशम का जो होता था उसी को मतलब एक तरह से उसी का व्यापार यानी बिजनेस किया जाता था, और रेशम मार्ग इसी के लिए फेमस है, ठीक है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 से कह रहा है कि निम्नलिखित नगरों में से, या फिर निम्नलिखित नगरों में कौन सा भारत का पीटर्सबर्ग कहलाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज कॉल्ड पीटर्सबर्ग ऑफ इंडिया। राउरकेला, या फिर जमशेदपुर, या फिर दुर्गापुर, या फिर भिलाई। तो किसको कहते हैं, जमशेदपुर को कहते हैं। जमशेदपुर क्या है, भारत का मतलब क्या कहा जाता है, इसको पीटर्सबर्ग क्षेत्र कहा जाता है। यानी अमेरिका में, जैसे कि अमेरिका में पेंसिल्वेनिया, यानी पेंसिल्वेनिया एक स्टेट है, पेंसिल्वेनिया स्टेट में बहुत बड़ा शहर है पीटर्सबर्ग, ठीक है। और आपको राजनीति में भी आप पढ़े हैं 9/11 हमला जो हुआ था ना, वही एक जहाज को गिराया गया था पेंसिल्वेनिया के खेत में, ठीक है। पॉलिटी साइंस में आप पढ़ चुके हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों में, या फिर किस क्षेत्रों से एस्क्यूमा संबंधित है, एस्क्यूमो संबंधित है, यानी एस्क्यूमो इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स। ये कहां बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एस्क्यूमो एक जनजाति है। एस्क्यूमो का अर्थ होता है कच्चा माल खाने वाला। एस्क्यूमो का मतलब होता है कच्चा माल खाने वाला। ये एक जनजाति है। ये मछली वगैरह को खा करके, रेंडियर को शिकार करके ये सब को खाते हैं, ठीक है। तो ये कहां मतलब किससे संबंधित है वही आपसे पूछा जा रहा है। तो शायद नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अलास्का। ये मतलब ये अलास्का क्षेत्र से संबंधित है। ये कहां बिलोंग करते हैं, कहां रहते हैं, अलास्का में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका स्क्रीन पर। क्वेश्चन करा कि भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा ओडिशा तट पर अवस्थित है। विच वन
ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स ऑफ इंडिया इज लोकेटेड ऑन द कोस्ट ऑफ यानी कोस्ट ऑफ ओडिशा। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा राइट आंसर 8 नंबर क्वेश्चन, काफी यूनिक क्वेश्चन है, आपको राइट आंसर चूज करना है। ये जो है पारादीप, क्या हो जाएगा पारादीप, यानी 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया पारादीप, यानी यह पारादीप ओडिशा के राजधानी भुवनेश्वर से लगभग ना 104 कितना लगभग 104 ही किलोमीटर दूर है, ज्यादा नहीं, कितना लगभग 104 ही किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो 8वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 काफी सिंपल है। क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, या फिर ब्राजील, या फिर बांग्लादेश, या फिर इंडोनेशिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द लार्जेस्ट हाईएस्ट पॉपुलेशन? ठीक है, यूएसए, ब्राजील, बांग्लादेश या फिर इंडोनेशिया। तो सबसे ज्यादा तो इस यहाँ 4 देश की कंपेरिजन की जा रही है, यहाँ चाइना इंडिया वगैरह नहीं घुसा गया है, तो चारों देश को आप कंपेरिजन कीजिए, जो सबसे ज्यादा जनसंख्या होगा उसको आप टिक लगाइए। तो ये जो हो जाएगा यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, बांग्लादेश और इंडोनेशिया के मुकाबले में सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या, सबसे ज्यादा अगर पॉपुलेशन है वो किसका है? यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का है। ठीक है, तो 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से किसे मानव भूगोल का जनक कहा जाता है? विच अमोंग, यानी बीच अमोंग का मतलब होता है बीच, जब 1 से 2 आदमी के बीच अगर कंपैरिजन किया जाता है तो वहां क्या किया जाएगा? अमोंग का यूज किया जाता है। और बिटवीन अगर 1 से यानी 2 से 3 अगर आदमी का अगर बीच में अगर डिफरेंस बताया जाता है तो वहां अमोंग का यूज किया जाता है, और 2 रहता है तो वहां बिटवीन। ठीक है, तो विच अमोंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी? ठीक है, तो आपके सामने हेम्बोल्ट या फिर रिटर या फिर रेडजेल्ट या फिर ब्लास। तो आपको पता है कि मानव भूगोल का जो मानव भूगोल यानी मानव भूगोल मानव समाज तथा प्रकृति के बीच रिलेशन का विस्तृत चित्र प्रदान करता है। मानव भूगोल, सबसे पहले मैं बता दूं कि मानव भूगोल जो है यह क्या करता है कि मानव समाज यानी मानव के बीच में जो वातावरण रहता है उसके और प्रकृति यानी नेचुरल के बीच को रिलेशन को स्थापित करता है, यानी संबंध को चित्रित करता है, यानी चित्र के द्वारा बयां करता है। ठीक है, तो ये जो हो जाएंगे रेडजेल साहब, रेडजेल साहब को क्या कहा जाता है? मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। इस तरह से 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11। सिंपल क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन को हम एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, तो सारे क्वेश्चन को जितने भी बात एक्स्ट्रा बोली जा रही है वो सब थोड़ा सा याद रखिएगा, कोशिश कीजिएगा हो सके वो भी आपको ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू बना करके बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 11 कराए कि निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, यानी कौन सा जो है कौन सा सही नहीं है, क्या हो जाएगा? एक तरह से कौन सा नहीं है वही आपको पूछा जा रहा है। व्हाट विच इज नॉट ट्रू, यानी सही नहीं है। ठीक है, कौन सा यहाँ हो जाएगा? कौन सही नहीं है, सा कर दिया, यहाँ क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, तो सही नहीं है पीटर्सबर्ग लौह इस्पात या फिर बोकारो लौह इस्पात या फिर कैलिफोर्निया लौह इस्पात या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 11 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हो जाएगा कैलिफोर्निया लौह इस्पात। कैलिफोर्निया में कहीं आप पढ़े हैं, आपको ज्योग्राफी पढ़ाया गया है, तो कैलिफोर्निया में कहीं लौह इस्पात के बारे में बात की गई है? नहीं की गई है। पीटर्सबर्ग में लौह इस्पात है, बोकारो में है, तो ये जो है ये दोनों स्टेटमेंट फिट बैठता है। कैलिफोर्निया में कोई लौह इस्पात नहीं है, तो इस तरह से तो तीसरा नंबर है जो ट्रू नहीं है, कौन सा सही नहीं है? विच इज नॉट ट्रू, तो कैलिफोर्निया लौह इस्पात जो है वो एक तरह से ट्रू नहीं है, मतलब फॉल्स है। ठीक है, तो 11th नंबर क्वेश्चन ऑप्शन सी राइट यानी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि किस वर्ष की जनगणना को जनसंख्या की महान विभाजक कहते हैं? इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन विच सेंसस वेयर इज कॉल्ड ग्रेट डिवाइडेड ईयर? 1921 या फिर 1931 या फिर 1941 या फिर 1951। तो आपको पता होना चाहिए कि 1921 जो है ना इसको कहा जाता है जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष। क्या कहा जाता है? 1921 को जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। 1921 के बाद भारत की जनसंख्या जो है बढ़ती चली गई, इतना बढ़ती गई, फिर 1981 के बाद फिर थोड़ा सा घटने लगा। ठीक है, तो इसी वर्ष को द ग्रेट डिवाइडेड ईयर कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें कहवा, चाय व रबर जैसी फसलें उगाई जाती है? यानी क्रॉप्स लाइक कॉफी, टी एंड रबर आर कल्टिवेटेड, यानी किसमें इंटेंसिव एग्रीकल्चर या फिर प्लांटेशन एग्रीकल्चर, मिक्स्ड फार्मिंग या फिर कॉमर्शियल फार्मिंग। काफी यूनिक क्वेश्चन है यार, इतने सब क्वेश्चन तो आपको कवर कर दिया गया है। कृषि के बारे में पूरा तरह से बताया गया था, निर्वाह कृषि क्या होता है, बागानी कृषि क्या होता है, मिश्रित कृषि क्या होता है, वाणिज्यिक कृषि क्या होता है। वाणिज्यिक कृषि में ज्यादा पूंजी लगता है, बागवानी कृषि में एक तरह से खेत का काम, खेत को प्लेटफॉर्म में बड़े बड़े खेत होते हैं। निर्वाह कृषि में क्या होता है? चावल और उत्पादन, एक होता है चावल रहित और एक होता है चावल सहित निर्वाह कृषि। चावल रहित जो होता है उसमें चावल का उत्पादन नहीं होता, कॉफी वगैरह का उत्पादन होता है। उसके बाद चावल सहित जो होता है उसमें चावल का उत्पादन होता है। निर्वाह कृषि का 2 टाइप आपको पढ़ाया गया था। ठीक है, तो कृषि वाला चैप्टर में आपको अगर याद होना चाहिए, तो इसका अगर आप अच्छा तरह से अगर पढ़े हैं तो इसका राइट आंसर आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बागानी कृषि यानी प्लांटेशन एग्रीकल्चर। निम्नलिखित में से किसमें कहवा, चाय व रबर जैसी फसलें उगाई जाती है? तो बागानी कृषि में। ठीक है, तो 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन डील करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ आपको पूछा जा रहा है किसके, यानी अकॉर्डिंग टू 2011 यानी सेंसस 2011
के अनुसार, 2021 में तो जनगणना हुआ नहीं है अभी तक, तो 2011 की जनगणना के अनुसार आपको डेटा प्रोवाइड किया जाता है और उसी से आपको क्वेश्चन से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंग अनुपात था वो क्या था, यानी अकॉर्डिंग सेंसस 2000 एज पर 2011 यानी 2011 सेंसस इंडिया सेक्स रेशियो, यानी सेक्स रेशियो आपसे पूछा जा रहा है 930, 950, 940 या फिर 960, तो आपको राइट आंसर चूज करना। 14 नंबर क्वेश्चन ये बार बार पूछा गया, तो ये जो राइट आंसर होगा वो होगा 940। क्या हो जाएगा 940, यानी 940 इंडिया की जनगणना यानी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात 940। लिंग अनुपात का मतलब समझते हैं, यानी प्रति हजार पुरुष पर कितने स्त्रियों की संख्या है, या फिर प्रति हजार पुरुष पर कितने स्त्रियों की संख्या, वो चीज को इंडिकेट करता है। ठीक है, उसी को कहते हैं लिंग अनुपात, यानी 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या या फिर 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या को इंडिकेट करता है। यहाँ जो भारत में जो मानक माना जाता है, या पुरुष को माना जाता है, और अदर देश में वहां जो आंका जाता है वो स्त्री पर बेस्ड करके आंका जाता है। वहां प्रति हजार स्त्री पर कितने पुरुषों की संख्या, विदेश में बहुत सारे देश ये फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं, लेकिन भारत में जो है यहाँ क्या किया जाता है, प्रति हजार पुरुष पर कितने स्त्री है, ये चीज से यहाँ लिंग अनुपात आंका जाता है, सेक्स रेशियो को इंडिकेट किया जाता है, एक तरह से उसका डेटा तैयार किया जाता है। ठीक है, तो 14 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर होता है। और वर्तमान में सबसे लिंग कम अगर लिंग अनुपात है ना वो हरियाणा में है, इसलिए हरियाणा में रेप केस बहुत ज्यादा होते हैं, वहां ज्यादा मतलब लड़कियों के साथ अत्याचार किया जाता है। और सबसे ज्यादा अगर लिंग अनुपात है वो केरला में है। क्यों है केरला में, ये भी कुछ कारण है, तो आपको पता होना चाहिए कि केरला में जो है सबसे ज्यादा साक्षरता दर पाया जाता है। इसका मतलब ये कि वहां के लोग पढ़े लिखे लोग हैं और वहां के लोग समझते हैं कि सेक्स रेशियो का क्या महत्व है, लिंग अनुपात का क्या महत्व है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि 94% जो वहां है ना साक्षरता दर पाया जाता है केरला में, इससे ज्यादा कहीं नहीं पाया जाता पूरा देश में। ठीक है, तो 14 नंबर क्वेश्चन मेरा कवर हो गया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस शहर में हीरा तराशने का कार्य प्रमुख उद्योग है, किस शहर में। ठीक है, इन विच सिटी ऑफ इंडिया डायमंड कटिंग इज मेजर इंडस्ट्री। मेजर का मतलब होता है बड़ा, यानी सबसे बड़ा उद्योग है। ठीक है, तो ये जो होता है ना ये सूरत में होता है, यानी ये काम कहाँ होता है, सूरत में होता है। और ये जो होता है ना सूरत में क्या किया जाता है कि सूरत में क्या किया जाता है, सूरत में हीरे को तराश करके खूबसूरत बना दिया जाता है। ठीक है, तो 16 नंबर क्वेश्चन डील करेंगे। क्वेश्चन करा कि तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है, यानी टर्सरी सेक्टर इज रिलेटेड टू व्यापार, परिवहन या फिर संचार और सेवाएं, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज, ऑल ऑफ दिस। तो आपको राइट आंसर कुछ चूज करना, तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है। तो आपको बताया गया तृतीय क्रियाकलाप का, आपको पूरा तरह से बता दिया गया, एक बार ने 1000 बार शायद बताया गया कि तृतीय क्रियाकलाप का जो ये होता है फॉर्मूला होता है, उसका जो परिभाषा होता है कि इसमें उत्पादन और विनिमय दोनों सम्मिलित होते हैं। उत्पादन और विनिमय दोनों सम्मिलित होते हैं, और विनिमय के अंतर्गत परिवहन, संचार और व्यापार आता है। परिवहन, संचार और व्यापार आता है। ठीक है, परिवहन, संचार और व्यापार। तो 16 नंबर क्वेश्चन का इस तरह से राइट आंसर क्या होना चाहिए, परिवहन भी होना चाहिए, संचार भी होना चाहिए और व्यापार भी होना चाहिए, और सेवा भी इसमें आता है। ठीक है, और सेवा भी इसमें इंडिकेट होता है, छोटा मोटा सेवा इसमें तृतीय क्रियाकलाप में आता है। तो राइट आंसर क्या हो गया, इनमें से सभी, यानी ऑल ऑफ दिस। तो 16 नंबर क्वेश्चन मेरा कवर हो गया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन करा है कि संसार के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें कुत्ते और रेंडियर को भारवाहक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ये भी चीज आपको पूरा तरह से बता दिया गया है, हाल ही में ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट किए थे। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि कुत्ते और रेंडियर को भारवाहक यानी भार ढोने के रूप में इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, मरुस्थल प्रदेश में, या फिर क्या किया जाता है प्रदेश में, या फिर पर्वतीय प्रदेश में, या फिर टुंड्रा प्रदेश में। तो आपको याद होना चाहिए, आपको बताया गया था कि टुंड्रा प्रदेश में क्या होता है कि कुत्ते और रेंडियर को इस्तेमाल किया जाता है भारवाहक के रूप में। उसमें भार यानी एक तरह से वाहन के रूप में इसको इस्तेमाल करता है, यानी जानवर को क्या करता है वाहन के रूप में। हम लोग तो यहाँ गाड़ी से करते हैं, गाड़ी का इस्तेमाल करके, जहां अगर रोड व्यवस्था, अगर परिवहन सिस्टम अगर सही नहीं है, वहां अगर गाड़ी वगैरह, रोड वगैरह, राजमार्ग वगैरह अच्छा नहीं है, तो वहां यही हाल है। ठीक है, वहां के जानवर को क्या किया जाता है, जानवर को इस्तेमाल किया जाता है माल ढोने के लिए। ठीक है, तो 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर होता। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 साइबेरियन रेल मार्ग। हाँ, ये भी आपको बताया गया साइबेरियन रेल मार्ग। ये साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ है, देखिए आपको यहाँ ऑप्शन दिया जा रहा है, यूरोप, एशिया, या फिर अफ्रीका, या फिर ऑस्ट्रेलिया में। तो 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको चूज करना है, ये कहाँ है, यूरोप में। कहाँ, यूरोप में पाया जाता है। साइबेरियन रेल मार्ग के बारे में आपको ये बता दिया गया है, ये एक तरह से जो पाया जाता है वो कहाँ, यूरोप में पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन करा कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्वों का संकेंद्रण बढ़ा है। संकेंद्रण का मतलब होता है जमना, यानी एक तरह से अगर वाटर में अगर आयरन जम जाए तो वो जो वाटर होता है, वो जो पानी होता है, पानी में अगर आयरन अगर जम जाता है, वो पानी पीने के लायक या फिर जो होता है एबल नहीं होता, वो यूज नहीं कर सकते आप। अगर यूज करेंगे तो आपको बहुत तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। तो बिहार में जो अति जल दोहन होता है, तो इससे जो कौन सा एलिमेंट्स जो उसका संकेंद्रण बढ़ गया है, फ्लोराइड या फिर क्लोराइड या फिर आर्सेनिक या फिर लोहा। ओवर एक्सप्लोजन यानी ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर इन बिहार हैज led to increase in
इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो यहाँ जो राइट आंसर होगा 90 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा आर्सेनिक। आर्सेनिक का संकेंद्रण बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? आर्सेनिक का संकेंद्रण यानी माल वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, जो भी कच्चे माल होते हैं या फिर जो भी आर्सेनिक होते हैं, जो भी एक तरह से पदार्थ होते हैं, बड़े बड़े एक तरह से जो एटॉमिक बम वाला जो होता है, गन मेटल वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है फैक्ट्री में, उद्योग में, ये सब का इस्तेमाल करके क्या किया जाता है कि वो सब को कचरा के रूप में बहा दिया जाता है समुद्र में या फिर उसमें नदी में बहा दिया जाता है। तो ये क्या होता है कि ये सब का संकेंद्रण बढ़ गया, उसमें आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा होती है, और आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा होगी तो बहुत ज्यादा एक तरह से क्या होता है कि लोगों में कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। और आर्सेनिक का आपको एटॉमिक नंबर कितना होता है? 33 यानी 33 या परे हैं 33, और इसका आर्सेनिक का जो भार होता है वो होता है 34। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि बादाम पराह किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, किस खनिज के लिए फेमस है? यानी बादाम पराह इज फेमस फॉर विच मिनरल्स? कोयला या फिर लोहा या फिर तांबा या फिर मैग्नीज? कोयल, आयरन, कॉपर, मैग्नीज। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन रखा गया, तो ये जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका लोहा, यानी किसके लिए? यानी हेमेटाइट, लोहा के लिए। ठीक है, तो बादाम पराह जो बादाम पहाड़ जो बादाम पहाड़ है, बादाम पराह बोले। ठीक है, तो बादाम पहाड़ किसके लिए मतलब प्रसिद्ध है? लोहा के लिए, हेमेटाइट के लिए। और हेमेटाइट का सूत्र आपको पता है ना, Fe2O3 होता है। क्या होता है? Fe2O3। ये जो होता है ये अयस्क का मतलब परामबदा पहाड़ जो है ना, झारखंड उड़ीसा में आता है ना, झारखंड उड़ीसा पेटी में आता है। पेटी का मतलब होता है जहां खनिज पाए जाते हैं उसी को मतलब पेटी में विभक्त कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है, उसको कहते हैं पेटी। तो झारखंड उड़ीसा पेटी में यह आता है, बादाम पहाड़ आता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन करा कि राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? राउरकेला स्टील प्लांट हैज बीन स्टेबलाइज्ड इज इन कोलैबोरेशन विद, किसके मतलब मदद से, कौन सा देश का मदद से ये जो है संयंत्र स्थापित किया गया था, स्टेबलाइज किया गया था? 21 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर। तो ये जो राइट आंसर होगा वो होगा जर्मनी, क्योंकि जर्मनी के मदद से, जर्मनी की सहायता से इसकी स्थापना की गई थी उड़ीसा में 1953 में। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 वो करा कि भील जनजाति समुदाय निवासी है मध्य प्रदेश का या फिर अरुणाचल प्रदेश का या फिर मिजोरम का या फिर नागालैंड का? भील ट्राइबल कम्युनिटी इज द इनहेबिटेंट्स ऑफ, यानी का ये कहाँ मतलब निवास करते हैं, कहाँ मतलब बिलोंग करते हैं? तो ये जो निवास करते हैं ये मध्य प्रदेश में। कहाँ निवास करते हैं? मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन 23 कह रहा है कि उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, किसको जोड़ता है भाई? द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कनेक्ट्स। कॉरिडोर जो है ये कॉरिडोर किसको कनेक्ट करता है, किसको जोड़ता है? लोह को या फिर लेह को कन्याकुमारी से, या फिर पठानकोट को त्रिवेंद्रम से, या फिर श्रीनगर को कन्याकुमारी से, या फिर श्रीनगर को त्रिवेंद्रम से। ठीक है, आपको राइट आंसर चूज करना है। ये गलियारा के बारे में आपको पूरा तरह से थ्योरी में हम बता दिए थे। तो ये जो जोड़ता है ये किसको? श्रीनगर को, यानी श्रीनगर को कन्याकुमारी से, यानी उत्तर दक्षिण गलियारा। गलियारा का मतलब होता है रोड। NH40 यानी NH7 के बारे में आप तो जानते हैं, NH44 के बारे में आपको बताया गया। NH7 जो है यानी दुनिया का भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग है, यानी हाईवे है, जो कन्याकुमारी से कहा जाता है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है। और NH7 का जो अभी जो नामकरण करके इसका नाम बदल दिया है, NH44 कर दिया। अगर आपको कहीं पूछा जाए कि सबसे बड़ा अगर राजमार्ग है इंडिया का वो कौन सा है, ऑप्शन में आपको NH4 देगा, NH44 देगा तो आपको ये चूज करना है, अगर NH7 देगा तो आपको ये चूज करना है, क्योंकि NH7 का ही नाम बदल करके NH44 कर दिया गया। ठीक है, इस तरह से 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है? चीन, संयुक्त UAE, संयुक्त अरब अमीरात, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA, या फिर सऊदी अरब? विच ऑफ द फॉलोइंग द लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ इंडिया? ट्रेड पार्टनर के रूप में आपको जाना एक तरह से यहाँ पूछा जा रहा है। तो ट्रेड पार्टनर जो सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है वो इंडिया का वो कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो ट्रेड पार्टनर वो अभी USA है। USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 25 डील करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि प्रदूषण का जो मापन होता है वो किस में होता है? यानी नॉइज पोल्यूशन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, किसके टर्म में मापा जाता है? ओम, मीटर, एम्पियर, या फिर बैकरल, या फिर डेसिबल? तो ये किसके टर्म में? डेसिबल के रूप में मापा जाता है, यानी डेसिबल के रूप में, डेसिबल के माध्यम से इसको ध्वनि को मापा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि WTO का अर्थ गाटी, गाटी का आपको बताया गया था ना, गाटी यानी ये एक तरह से जनरल एग्रीमेंट टैरिफ्स एंड टैक्स। ठीक है, गाटी, गाट, इसके मैं आपको बताया गया था, गाटी का ही नाम बदल करके क्या किया था बाद में WTO कर दिया गया था। ठीक है, तो WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व व्यापार संगठन। तो विश्व व्यापार संगठन आपका ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी में दिया है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन कह रहा है कि करंट ट्रक सड़क के अंतर्गत, यानी करंट ट्रक सड़क के अंतर्गत कौन सा आता है? NH1 आता है, NH2, या फिर क और खो दोनों, यानी फिर इनमें से कोई नहीं। ग्रैंड ट्रैक रोड कंसिस्ट ऑफ, यानी ये किस किस से मिलकर के बना है? ग्रैंड ट्रैक रोड। तो ये जो बना है ये NH2 से मिलकर बना है, यानी NH2 जो है वो क्या नाम से जाने जाते हैं? ग्रैंड ट्रैक रोड के नाम से जाने जाते हैं। ये शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन
पूर्वी तट पर स्थित है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज सिचुएटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, कौन कौन, या फिर कांडला, मुंबई, या फिर न्यू मंगलोर, या फिर चेन्नई। ठीक है, तो ये जो है ये चेन्नई जो है क्या है, ये चेन्नई जो स्थित है यानी पूर्वी तट पर स्थित है। इस तरह से हम लोग 28 क्वेश्चन कवर किए। कितना क्वेश्चन? 28 क्वेश्चन कवर किए, और सारे क्वेश्चन से यूनिक क्वेश्चन है। इसी तरह से हम लोग दूसरा सेट है, ये दूसरा सेट का 28 क्वेश्चन कवर किया। अगर आप फर्स्ट सेट कवर नहीं किए तो चैनल का प्ले लिस्ट में जाइए और वहां जाकर के कवर कर सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि सारा वहां आप चैनल का प्ले लिस्ट में जो भी चीज आपका कवर नहीं है, या फिर कोई सब्जेक्ट या फिर कोई भी एक तरह से चैप्टर का अगर थ्योरी कंप्लीट नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर कंप्लीट नहीं है, तो वहां जाकर के आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ चैनल का प्ले लिस्ट में आपको पूरा तरह से प्ले लिस्ट सजा हुआ मिलेगा, वहां जाकर के आप चूज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो हम लोग कितना क्वेश्चन कवर किए? 28 क्वेश्चन कवर किए। इसी तरह से हम लोग और भी क्वेश्चन कवर करेंगे, 28 क्वेश्चन उसमें और 28 क्वेश्चन इसमें, टोटल कितना क्वेश्चन कवर किए? लगभग 2 सेट का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कर लिए। तो इसी तरह अगर चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल पर पूरी तरह से आपको तैयारी कराई जाती है। ये नहीं कि आपको सब्जेक्टिव पढ़ाया गया तो ऑब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव तो थ्योरी नहीं, यानी पूरा मुकम्मल तरीके से आपको तैयारी कराई जाती है, और बोर्ड एग्जाम के लिए भी ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ। इसलिए मैं चाहूंगा कि आपको जो भी नोटिफिकेशन मिलता है, तो जो भी नोटिफिकेशन मिलता है हर हाल में सब नोटिफिकेशन को कंप्लीट कीजिए। अगर आप जो नोटिफिकेशन मिलता है, मान चलिए जो वो चैप्टर आप पहले से पढ़ चुके हैं, तो वो चैप्टर आपका रिवीजन हो जाता है ना। जो रिवीजन करता है वही बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर ला पाता है। रिवीजन करने वालों ही अच्छा तरह से लिख पाते हैं कॉपी। वैसे तो पढ़ के सबको ही जाता है, लेकिन एक तरह से रिवीजन करने वाला ही बाजी मार जाता है। ठीक है, इसलिए मैं चाहूंगा कि रिवीजन बहुत जरूरी है, रिवीजन होना बहुत जरूरी है, तभी याद रह पाएगा। एक बार याद करने से आपको याद नहीं रहेगा, एक बार एक तरह ये मेमोरी थोड़ी ना है, ये मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।